अच्छा, मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हम जब पेनी स्टॉक से, न्यूज बेस्ड स्टॉक से और बहुत बड़ी प्रॉब्लम की स्थितियों से गुजर रही है कंपनियां, उसमें कुछ सुनहरे अवसर देखिए कंपनी वर्क करती थी। तो सर ये जो कंपनी है, जो रतन पावर इंडिया कंपनी देखने को मिलती है ना आपके अंदर, रतन पावर इंडिया शेयर है, वो इसी ग्रुप की कंपनी थी। और जब वो ठहरेगी तो क्या होगा? प्रॉफिट बुकिंग होगी। और जब प्रॉफिट बुकिंग हुई तो क्या होगा? शेयर जब एक महीने में 100% भाग गया तो उसको हक है 40% गिरने का। हम सोच रहे हैं कि न्यूज़ जो हमारे सामने चल रही है वो बिल्कुल सही आज हो जाए, क्योंकि इसको चाहिए पैसा और हम सब आस लगा रहे हैं पैसा कोई दे दे। का शेयर एक महीने में 100% भाग गया। 5 सत्रों में करीब 37% का उछाल HFCL ने आगे बढ़ना। आप यकीन करना, जब आप और हम पेनी स्टॉक में उलझ जाते हैं तो हमारे हाथ से अच्छे शेयर निकल जाते हैं, क्योंकि जब गिरावट होती है तो वहाँ पेनी भी गिरता है, अच्छे शेयर भी गिरते हैं। पर रिकवर कौन जल्दी कर लेता है? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम फिर से बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि बैंक को ना वोडाफोन आइडिया के ऊपर भरोसा नहीं है। पेच फंस रहा है कि जब बैंक कह रहे हैं कि हम तब वित्तीय पोषण करेंगे, लोन देंगे, जब आप हमें एक गारंटी देंगे। तो कहीं ना कहीं बैंक सोच रहा है कि भैया वो प्रमोटर की हिस्सेदारी लेना चाह रहा है। इस उपलक्ष्य में बात करेंगे और कंपनी है उसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा वोडाफोन आइडिया के अंदर मैं समझाऊं। देखो सर, हम सोच रहे हैं कि न्यूज़ जो हमारे सामने चल रही है वो बिल्कुल सही आज हो जाए, क्योंकि इसको चाहिए पैसा और हम सब आस लगा रहे हैं पैसा कोई दे दे इसको। उसके बिना तो विस्तार ये कर नहीं सकता। बैंक उछल कर आए कि भैया चीज़ें होंगी, बातचीत हो रही है, और आप सोच रहे हैं सब कुछ अच्छा है, पर बैंक ने अलग स्टेटमेंट दे दिया तो क्या हुआ? रुख पर लट गए ना। है तो पॉजिटिव की तरफ वोडाफोन आइडिया, पर आज के रुख पर लट गए। तो अब क्या चलेंगे? बैंक को कौन गारंटी देगा कि अगर प्रमोटर डिफॉल्ट हो जाए पैसा चुकाने में, किस्त चुकाने में, तो बाद में बैंक क्या क्या कर सकता है, वो आपको समझना है। तो ये जो न्यूज़ बेस्ड चीज़ें चलती हैं, इसमें मैं कह रहा हूँ ना, कुछ लोग पैसा कमाते हैं और कुछ लोग गवाते हैं। तो आज इस न्यूज़ को समझेंगे। HFCL का शेयर एक महीने में 100% भाग गया। 5 सत्रों में करीब 37% का उछाल HFCL ने किया। कल भी वीडियो बनाई थी, इससे पहले भी बनाई थी। क्या और न्यूज़ निकल कर आई है, उस नीतियों को भी आज हम समझ कर चलेंगे। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने एक शेयर के ऊपर बताया जो अब इंडिया बुल्स लिमिटेड के नाम से आता है, और इस नाम से ये लिस्ट है। 20 रुपये का ये शेयर है। ये मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने कहा कि इसके ऊपर दृष्टि डाली, और सब्सक्राइबर के नाते इन्होंने मुझे ज्वाइन भी किया हुआ है ना। तो मैं इनकी भैया बात नहीं टालूंगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर, देखो सर, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इस इंडिया बुल्स के ऊपर आपको सारी चीज़ बता दूंगा। वो आपको परखना है क्या सही है क्या गलत है ना, तो वो भी मैं बता दूंगा। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने इसके बारे में कहा था। अनिल अंबानी क्यों आरोप लगा रहे हैं कि अडानी उनकी कंपनियों में कब्जा कर लेंगे, वो भी न्यूज़ हम समझ कर चलेंगे। इनकी बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मुझे अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो कृपया कर लें। रोज़ ज्वाइन आ रहे हैं और हमारी आगे की दिशा को अच्छा बेहतर बनाने के लिए ये ज्वाइन बटन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर हम बात करें तो हाइप का बटन भी साथ में है। इसे अगर आप क्लिक करते हैं, पॉइंट्स देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी वीडियो और ज़्यादा लोगों की तरफ फैलेगी, और जो साइकोलॉजी आधारित चीज़ों को समझना चाहते हैं, बाज़ार को समझना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर अवसर खुल जाएंगे। तो 2 कार्य हैं, जिनमें से भी कोई अच्छा लगे आप वो एक कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हम जब पेनी स्टॉक से, न्यूज बेस्ड स्टॉक से
और बहुत बड़ी प्रॉब्लम की स्थितियों से गुजर रही है कंपनियां, उसमें कुछ सुनहरे अवसर देख लेते हैं तो हम उसे एक फ्यूचर समझ लेंगे अपना, क्योंकि वो उस टाइम दौरान भाग रहे हैं, हम उसे फ्यूचर समझ रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी गलती हो जाती है। देखो सर, आपको बाजार के अंदर इतना मजबूत बनना है कि कोई भी न्यूज़ आपको पिघला ना सके, कोई भी न्यूज़ आपको टेंशन दे ना सके, और कोई भी न्यूज़ आपको इतना लालच पैदा ना कर दे कि आप सारे अच्छे अच्छे शेयरों को छोड़ दो और एक ही स्टॉक के पीछे भाग जाओ। जब आप अपनी दृष्टि से देखें, अपने पोर्टफोलियो को देखें, वहाँ आंकलन करें कितना परसेंट जो आपका पोर्टफोलियो 100% का है, कितना परसेंट पेनी स्टॉक पर और कितना अच्छे स्टॉक पर है, वहाँ से आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो पहले विधि बनाइए कि आपकी दिशा, आपकी दृष्टि पैसे कमाने के साथ साथ खुद को बचाने की भी होनी चाहिए, और जो न्यूज़ आ रही है उसे भांपना, उसे समझना और अच्छे तरीके से आगे बढ़ना। आप यकीन करना, जब आप और हम पेनी स्टॉक में उलझ जाते हैं तो हमारे हाथ से अच्छे अच्छे शेयर निकल जाते हैं, क्योंकि जब गिरावट होती है तो वहाँ पेनी भी गिरता है, अच्छे शेयर भी गिरते हैं। पर रिकवर कौन जल्दी कर लेता है? वो अच्छे शेयर कर लेते हैं, पर वो भी हमें दिखते नहीं, क्योंकि हमने हमेशा पेनी स्टॉक की तरफ अपनी नज़रों को बढ़ाया है। देखो, पेनी में मैं भी काम करता हूँ, पेनी में आप भी काम करते होंगे, पर मेरा मकसद पेनी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट की मंशा से है, उसे इतना होल्ड करने की मंशा से नहीं है कि उसको मैं फ्यूचर देखूं, क्योंकि उसके अंदर तो अभी कुछ प्रॉब्लमें चल ही रही है ना। तो ये आपको समझना है कि अच्छी और बेकार कंपनियों के माध्यम बस आपको समझ में आ जाए। वोडाफोन आइडिया के अंदर कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 6 बहुत पॉजिटिव संकेत आ चुके हैं, जिसने शेयर को 11 से ऊपर लाकर रख दिया। अब इसका Q4 भी आएगा, पर उससे पहले जब ये बैंकों से अपनी बातचीत कर रहा है पैसे जुटाने की, तो अब बैंकों ने क्या स्टेटमेंट दे दिया है उसे अगर आप समझे तो सही है। बैंक वोडाफोन आइडिया के वित्तीय पोषण के लिए, यानी कि पैसा देने के लिए प्रमोटर की हिस्सेदारी चाहता है। बहुत बड़ी बात है, जहाँ प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं वहाँ बैंक कह रहा भैया हिस्सेदारी हमें किसी तरीके से चीज़ें चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तब वित्तीय पोषण करेंगे जब आप हमें एक आश्वासन देंगे। दूरसंचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के 35,000 करोड़ रुपए के ऋण अनुरोध पर, यही कर रहा है अनुरोध वोडाफोन आइडिया पर, वाणिज्यिक बैंक जो बैंक हैं अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। तो यानी कि जो ये बातचीत कर रहा है उस पर निर्णय अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वे कंपनी और उसके प्रमोटर से और अधिक आश्वासन चाहते हैं। क्या मतलब है इसका? कि कहीं अगर बाद में कुछ चीज़ें लौटा ना पाया वोडाफोन आइडिया, तो इसके प्रमोटर आश्वासन दे कि हम अपनी हिस्सेदारी बेचकर या कुछ भी कर आपका पैसा उतारेंगे जी। सूत्रों के अनुसार ऋणदाता ग्रुप की कंपनियों से गारंटी या प्रमोटर से अतिरिक्त पूंजी निवेश करने या डिफॉल्ट की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए स्पष्ट आश्वासन की मांग कर रहे हैं। अब तक ऐसा कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि इसको ये नहीं अभी हुआ है कि किस तरीके से ये पैसा बैंकों से जुटाएगा, क्योंकि बैंकों को विश्वास नहीं हो रहा है। बैंक को इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है कि AGR की ड्यू चल रही, जब सरकार से मदद मांग रहा है तो ये 35,000 जो करोड़ हम देंगे ये कैसे उतारेंगे। तो प्रमोटर और बैंक के बीच मामला जो है बीच में फंस गया, ये आप समझकर चल सकते हैं। दूसरे अगर मैं आपको बताऊं तो गारंटी की मांग कर रहे हैं। बैंक ग्रुप कंपनियों से गारंटी चाहते हैं, ये प्रतिबद्धता भी चाहते हैं कि अगर कंपनी भविष्य में पैसा चुकाने में डिफॉल्ट या चूक करती है तो प्रमोटर उसे और अधिक पूंजी डालेंगे। अब नहीं, प्रमोटर भी पैसा इसके अंदर डाल सकते हैं। और मौजूदा स्थिति के लिए ये जो फंड राइजिंग हो रही है, फंड के लिए बातचीत हो रही है, इसके 5G के आधार को बढ़ाएगी और 4G के विस्तार को। तो ये पैसा मिलना वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो रोज़ न्यूज़ आ रही है वोडाफोन आइडिया में, पर बैंक ने जब कहा कि हमें आश्वासन दिए तो ये एक निगेटिव हो गया, और अगर प्रमोटर ने आश्वासन दे दिया तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो चीजें हमारे सामने बिल्कुल सरल है। एक कंपनी है इंडिया बुल्स, है ना सर, इसके साथ साथ 2 कंपनियां और लिस्ट हैं इसकी, उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने मामराज सैनी जी ने ये कहा है कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए। देखो सर, ये इंडिया बुल्स शेयर है पर इसका इस नाम से लिस्ट है। कुछ इन्होंने बताया वो आप सब पढ़ लेना। मेरा मकसद ये नहीं कि इन्होंने कितने में ख़रीदा, क्या है, क्या चीज़ है। मेरा मकसद है कि इस कंपनी के बारे में हमें जानना चाहिए। देखो सर, इंडिया बुल्स जो कंपनी है काफ़ी पुरानी कंपनी है और ये काफ़ी पैसों वाले प्रमोटरों की कंपनियां थी।
ये आप समझ कर चले। शुरुआती तौर में इन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग की सुविधा यानी कि शेयर के खरीदने बेचने की चीज़ें के लिए वर्क किया, जो पहली कंपनी इस तरीके की इंडिया की तरफ इन्होंने उसमें स्थान प्राप्त किया था। दूसरा अगर हम बात करें तो रियल इस्टेट की तरफ कंपनी वर्क करती थी उस वक्त, अभी भी करती है, पर मैं बता रहा हूँ कि शुरुआती तौर पर ये कंपनियां जो है ना बहुत सारे फार्मा के सेक्टर पे और आपको पावर के सेक्टर में भी कंपनी वर्क करती थी। देखो सर, ये जो कंपनी है, जो रतन पावर इंडिया कंपनी देखने को मिलती है ना आपके अंदर, रतन पावर इंडिया शेयर है, वो इसी ग्रुप की कंपनी थी। बाद में प्रमोटर में आपस में मतभेद हुए और वो कंपनी अब अलग हो गई, रतन पावर इंडिया, तो वो इस कंपनी का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले कंपनी ने पावर में भी वर्क किया था, फार्मा में भी वर्क किया था, रियल एस्टेट में वर्क किया था, स्टॉक ब्रोकिंग में वर्क किया था, छोटे मोटे लोन देने के लिए भी, जैसे इनका धानी एक ऐप था, आपको पता है धानी के नाम से भी चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ कंपनी क्या करती थी, छोटे मोटे लोन देना, दवाइयाँ जो ऑनलाइन मंगाते वो काम करना इस कंपनी का एक प्रमुख कार्य थे। अच्छा, कुछ हाल ही में कंपनी के अंदर बहुत बड़े बदलाव हुए। उन कंपनियों के अंदर ये चीज़ आप देखें, जो कंपनी का वर्क कर रही थी उसके अंदर ये फेल हो रहे थे। साफ सीधी बात ये है कि अगर फार्मा में वर्क किया उसमें फेल हो रहे, पावर में क्या उसमें फेल हो रहे, रियल एस्टेट में क्या कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों के विषय के साथ ये इंडिया बुल्स कंपनी उतरी थी। इतना समझ में आ गया। तो इस कंपनी के काम थे अनेक, पर वो चल नहीं पाए, ये आप समझकर चल सकते हैं। इंडिया बुल्स ये कंपनी है, इसके अंदर धानी सर्विस लिमिटेड भी इसके अंदर ही मर्ज हो गई है, ये आप समझकर चलना। दूसरा, इंडिया बुल्स इंटरप्राइजेज एक कंपनी थी, वो भी अब इंडिया बुल्स के अंदर ही समा गई है। और अगर देखिए इस नाम से आप देख लेना, इंडिया बुल्स कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, तो इसका भी पहले जो नाम था यारी के नाम से, यारी डिजिटल के नाम से कंपनी, तो अब ये भी कंपनी ने नाम बदलकर इंडिया बुल्स कर लिया है। यानी कि पहले अब जो इंडिया बुल्स कंपनी है ये यारी के नाम से थी, और जो धानी है, इंडिया बुल्स इंटरप्राइजेज है, वो अब इंडिया बुल्स में मिल गई है, और जिसका शेयर आता है 20 रुपये। इसके अतिरिक्त भी अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के पास 2 और कंपनी है, उसके भी कंपनी ने नाम चेंज किए हैं। जैसे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अब सम्मान कैपिटल के नाम से कंपनी लिस्ट है। दूसरी अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अब इक्विनॉक्स इंडिया के नाम से भी लिस्ट है। तो ये 2 कंपनी इनकी अलग अलग है। मेन कंपनी जो सर ने मेरे से पूछा है वो इंडिया बुल्स है, तो उसके बारे में मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी के अभी भी भारत में सबसे पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक की शुरुआत कंपनी ने की थी, तो ये आप समझकर चल सकते हैं। दूसरे कंपनी बात करें तो कंपनी फाइनेंसिंग सर्विस में वर्क करती है, रियल एस्टेट में कंपनी वर्क करती है, पावर मैंने आपको बताया था पहले वर्क करती थी, लेकिन अब वो रतन पावर इंडिया इनसे अलग हो गई है। तो मुख्यतः अगर आप इस स्थिति को देखें तो कंपनी के प्रोजेक्ट जो है एनसीआर, मुंबई जैसे बड़े शहरों में लग्जरी फ्लैट्स, ऑफिस स्पेस और रेजिडेंशियल टाउनशिप बनाती है ये कंपनी, ये आप समझ कर सकते हैं। बदलाव कंपनी आपको पता ही है, कंपनी बदलाव कर रही है और अपने कर्ज को, अपने काम को बढ़ाने के लिए इसने एक एम्बेसी ग्रुप के साथ अपनी साझेदारी की, और इसका मकसद ये है कि अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करना, कर्ज को उतारना और आगे की परिस्थितियों से बढ़ना। और इसी कंपनी के अंदर डिजिटल और कंज्यूमर बिजनेस में है, जो मैंने आपको बताया धानी वाली, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। धानी हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ये बिजनेस भी कंपनी के अंदर फल फूल रहे हैं। तो एक तरीके कंपनी अगर देखा जाए तो इंडिया बुल्स जो है अपने साथ रियल एस्टेट के साथ साथ, प्रोजेक्ट के साथ साथ धानी जो ऐप है इनका वो वर्क करता है, और अलग से जो इनकी ई कॉमर्स की स्थिति जो आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं वो भी इस कंपनी के अंतर्गत आती है। देखने में अगर कंपनी ने कुछ फेरबदल किए हैं अपने पूरे ग्रुप के अंदर, तो उससे लगता है कि कंपनी आगे बढ़ने की सोच रही है। अब इसका फंडामेंटल भी चेक करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं, कंपनी के अंदर अगर हम मार्केट कैप देखें 4,675 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इस वक्त 20 का चल रहा है, 22 रुपये करीब का हाई था, 8 रुपये 90 पैसे कंपनी का लो था। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। मार्च 2025 में कंपनी ने 102 करोड़ की सेल की थी, और माइनस यानी कि लॉस जो था 164 करोड़ का था। धीरे धीरे कंपनी ने कम लॉस किया, उसके बाद प्रॉफिट में आई, और अब कंपनी ने वाकई काफ़ी अच्छी सेल कर दी है। साल दर साल 3 गुना सेल बढ़ाई है इन्होंने, 409 करोड़ की, जो मार्च 2026 में हुई है, Q4 में हुई है, और लॉस से कंपनी 194 के प्रॉफिट में आ गई। तो फंडामेंटल कंपनी का अब दिख रहा है मजबूत। देखो, जब मैं एक चीज़ और समझाता हूँ कि जब कंपनी के काफ़ी बिजनेस फेल हो गए हैं, कंपनी डूब रही है, उसके बावजूद भी कंपनी ने बाइंड अप नहीं किया कि चलो ख़त्म करो जी, अब इस काम को ख़त्म करो, हम करने के नहीं। कंपनी ने नाम चेंज कर दिए हैं। कंपनी फंडामेंटल को एक सुधार की नीतियों के साथ आगे बढ़ा रही है। तो कुछ ना कुछ इस कंपनी के अंदर बेनिफिट हैं, पर वो फ्यूचर में होंगे, क्योंकि इसको पहले अपने जो करते हैं
उसको पूरा करना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम में विषय में है, जो कर्जा है, ये वो है। तो अलग नाम से लिस्ट होना, फिर उसके अंदर 2 बिजनेस को बढ़ाना, फिर 2 कंपनी और लिस्ट है इनकी, तो यकीनन इस कंपनी को कुछ करना है, ये आप समझ कर चलें। इक्विटी कैपिटल अगर हम देखें तो मात्र 20 करोड़ की थी, पर मार्च 2026 में 447, यानी कि कंपनी ज़्यादा इक्विटी लेकर आई है। तो 447 करोड़ की इसकी इक्विटी हो गई है, जो एक निगेटिव ही होता है, आप समझ कर चलें। जब शेयरधारता बढ़ रही है तो ये निगेटिव ही है। अगर हम रिजर्व देखें, कंपनी माइनस में कर रही थी, 296 करोड़ का माइनस में था मार्च 2025 में रिजर्व। कंपनी एकदम से 2637 करोड़ का रिजर्व आ गया, यानी कि कंपनी के पास पैसा कहीं से आया है। तो ये आप समझ कर चलना, उधार कंपनी के अंदर बढ़ रहा है पर 459 करोड़, लेकिन रिजर्व कंपनी के अंदर एकदम से आना, ये पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। अगर हम इस स्थिति को देखें तो प्रमोटर इसके अंदर थे सितंबर 2025 में, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया 32.89% मार्च 2026 का अगर डाटा देखें। एफआई 17% है, डीआईएस बहुत कम है, पब्लिक कंपनी के अंदर ज़्यादा है, पर जो 69% की पब्लिक चल रही तो धीरे धीरे कम होकर अब 46% की पब्लिक आ गई है। अदर कंपनी के अंदर 3% करीब के, यानी 4% करीब के अदर हैं इसके अंदर। देखो सर, फंडामेंटल ने इसके जता रहा है क्या, कंपनी ट्रैक पे आ रही है, माइनस से रिजर्व से प्रॉफिट में आना, सेल 100 करोड़ से सीधा 400 करोड़ करना, प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ना, ये इस बात की नीति दिखा रहा है कि कंपनी अब उभरने की विषय से आ रही है। अब मैंने इसके पूरे नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें आपको यहाँ समझा दी है। अब ये आपको समझना है कि ये शेयर कैसा है। देखो सर, मैं नहीं कहूँगा खरीदने बेचने के लिए, पर सुधार अगर हो रहा है, दिख रहा है, तो ये आज और कल का भी नहीं हो सकता, लंबे समय के अलावा। इससे पहले कंपनी के बहुत कर्जे हैं, ये आप समझ कर चलें। एचएफसीएल के शेयरों में एक महीने में 100% से अधिक की वृद्धि हुई है। ये कारक इस तेजी में सहायक भूमिका निभा रहे हैं। क्या कारण है कि जो इसके अंदर तेजी हो रही है? सबसे पहले मेन कारण तो इसका यही है कि इसने अपनी सेल को 2 गुना से ज़्यादा कर दिया। तीसरा कारण मैं आपको कई बार बताकर चला हूं कि डिफेंस के ऊपर भी कंपनी का फोकस है। डिफेंस मजबूत होना, देश मजबूत होना। दूसरा, डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स जो है इंडिया के लिए नहीं, निर्यात करने के लिए भी कंपनी कदम उठा रही है। ऑप्टिकल फाइबर आपको पता है डिजिटलकरण में कितना योगदान देता है, यह आप सबको पता है। तो इसके जो इतने सारे अब वर्क हो रहे हैं, जो 4G 5G अब 6G के लिए भी, तो वो आप समझें कि पहले बहुत कम थे, अब वो बहुत सारा विस्तार है, यानी कि कंपनी एक है, काम अनेक हैं इसके। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। देखो सर, 37% तक की इसके अंदर वृद्धि होगी 5 सत्रों में। अगर 21 दिन बाजार खुला है तो 21 दिन में से करीब करीब 17 दिन बढ़त दिखा दी है किसने? एचएफसी ने। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है कि 21 दिन अगर शेयर बाजार खुला है तो 17 दिन तो इसने अपने प्रॉफिट ही दिखाया है उसके अंदर बढ़कर, और लगातार 100% भागना, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। कंपनी के पास अगर हम देखें तो करीब करीब 21,200 करोड़ रुपए के अधिक के मजबूत ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना से ज़्यादा हो गए हैं। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी व्यवसाय ऑर्डर पाइपलाइन में सबसे आगे, इसके बाद ईपीसी और रक्षा क्षेत्र का स्थान आता है। तो यानी कई काम जो है कंपनी ने बता दिया। अभी हाल ही में कंपनी को 1.1 अरब डॉलर का वैश्विक, यानी कि विदेशों से ऑप्टिकल फाइबर केबल आपूर्ति अनुबंध मिला है। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं, जिसके वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही, यानी कि अब जो इसकी फर्स्ट तिमाही आएगी, उसके अंदर ये शुरू करने की स्थिति के साथ योगदान देगा इस काम को, जितना बड़ा इसे ऑर्डर मिला है। कंपनी ऑप्टिकल फाइबर दूरसंचार उत्पादन और रक्षा विनिर्माण से अधिक योगदान प्राप्त करके मार्जिन में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। निजी क्षेत्र के ग्राहकों से राजस्व का हिस्सा बढ़कर लगभग 84% हो गया है। निजी क्षेत्र का मतलब समझिए आप, प्राइवेट सेक्टर से जो इसका बाजार का हिस्सेदारी है ना, राजस्व जो रेवेन्यू है 84, तो निजी खिलाड़ियों से आ रहा है इसका। तो बहुत बड़ी बात है ये, तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में ये इंपॉर्टेंट है, अब इसे समझो। रक्षा क्षेत्र में एचएफसीएल का लगभग 2,223 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने की संभावना है। इतना ज़्यादा ऑर्डर रक्षा के क्षेत्र में विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं 2,230 करोड़ का। तो यानी कि डिफेंस में कंपनी मजबूत है, जिसमें प्रस्तावित एरोस्पेस अधिग्रहण से जुड़े निर्यात अवसर भी शामिल हैं, निर्यात भी करेगी। कंपनी को आंध्र प्रदेश में एक रक्षा विनिर्माण सुविधा के लिए भूमि आवंटन भी प्राप्त हुआ है, यानी कि रक्षा के लिए जो वर्क करेगी उसके लिए इसको भूमि आवंटन भी प्राप्त हुआ है, जहां इस महीने के अंत में निर्माण कार्य शुरू होने, यानी मार्च में इसका डिफेंस के लिए निर्माण भी शुरू कर देगी कंपनी।
तो ये कंपनी की बहुत बहुत विशेषताएं हैं। देखो सर, सब विशेषताएं, मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि जो अच्छी कंपनी भी होती है ना और वो भाग रही है, वो कभी ना कभी तो ठहरेगी, और जब वो ठहरेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, और जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो क्या होगा, शेयर जब एक महीने में 100% भाग गया तो उसको हक है 40% गिरने का। समझ रहे हो कि भैया जो 100% किसी कंपनी को 2 साल 5 साल लगते हैं और वो कंपनी एक महीने में कर दे 100% भागकर, तो 40% गिरने का भी हक है उसका। ये भी सोचना है आपको। काम सब कुछ बेस्ट, पर अच्छी चीज़ अच्छी होती है, पर उसमें समय जाता है। तो जब कोई 100 भाग रहा है तो समझो कुछ ना कुछ तो गिरेगा। तो एक फंडा आपको ये भी समझकर चलना पड़ेगा। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, और रिलायंस इंफ्रा तो 4 मई से आपको दिख ही नहीं रहा है। अनिल अंबानी के ऊपर ईडी सीबीआई के मामले चल रहे हैं और ये न्यूज में भी आते हैं, और इससे क्या होता है, इससे शेयरधारकों को टेंशन बढ़ती जाती है। एनडीटीवी ने कवरेज जब शुरू करा कि ईडी सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट अनिल अंबानी की कंपनियों से जो जो चीज़ें आ रही हैं, तो एनडीटीवी ने इसको बहुत ज़्यादा कवर कर दिया, और इतना कवर कर दिया कि कहीं ना कहीं गुडविल जो है अनिल अंबानी जी की प्रॉब्लम में आ रही है। अब अनिल अंबानी ने ये काम कर दिया कि उसने एनडीटीवी के ऊपर मानहानि का दावा कर दिया, और वो मानहानि का दावा उन्होंने अपनी ख्याति को बचाने के लिए किया है, और वो 2 करोड़ का है, इतना भी नहीं है, 2 करोड़ का है, और कह रहे कि वो 2 करोड़ जो इनको मिलेंगे वो दान कर देंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि इस न्यूज का कंपनी के हिसाब किताब या किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये न्यूज आई है, इसको आप समझो। यहाँ पर एक नाम निकल कर आया है अडानी ग्रुप का। एनडीटीवी को किसने खरीदा है? अडानी ग्रुप ने। एनडीटीवी जो है लेख लिख रहा है ईडी सीबीआई वाले जो अनिल अंबानी से संबंधित हैं, वो हर चीज़ में अंबानी का नाम ले रहा है, तो उनसे उनको प्रॉब्लम हो गई कि भाई गुडविल की, है ना। पर होता इनसे कुछ नहीं है, बस ये न्यूज है। न्यूज तो तब इसकी अच्छी होगी जब ईडी सीबीआई ने क्या किया, सरकार ने इनकी बात मानी या नहीं मानी, उस पर आपका फोकस है। ये जो न्यूज है ये घुमाने वाली है। यहाँ से आपको लग रहा है कि अडानी अनिल अंबानी की कंपनियों में कब्जा कर लेगा, फिर आप सोचो कि आर पावर, आर इंफ्रा क्या वो ले लेगा। सोचो भैया, उनके बड़े भाई भी तो हैं भी। ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले तो इनके मुकेश अंबानी जी लेंगे। पर इस न्यूज को आप समझना, अनिल अंबानी ने एनडीटीवी पर मानहानिकारक लेख प्रकाशित करने का आरोप लगाया, कहा कि अडानी उनकी कंपनियों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये लगा दिया, उन्हें सब कुछ लगा दिया, पर यहाँ अडानी का नाम आ गया ना। यहाँ अडानी का नाम जैसे आता है तो वो निवेशक जो मजे में काम करते हैं, खुश होकर काम करते हैं, वो सोचे अडानी खरीदेगा जी। ऐसी कोई बात नहीं है। कारोबारी अनिल अंबानी ने ईडी और सीबीआई द्वारा अंबानी की कंपनियों के खिलाफ चलाए जा रहे मामले की रिपोर्टिंग को लेकर एनडीटीवी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अंबानी के वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि एनडीटीवी के बहुसंख्यक शेयरधारक कौन है? अडानी ग्रुप है। अंबानी की कंपनियों पर कब्जा करना चाहते हैं, कोई मकसद ही नहीं है इसका। अंबानी ने यह भी कहा कि एनडीटीवी ने पिछले कुछ महीनों में अंबानी के खिलाफ 72 तीखे लेख प्रकाशित किए ताकि इसके असली मालिकों की शोषणकारी रणनीतियों का बढ़ावा मिल सके, और जब भी रिलायंस के खिलाफ दायर मामलों के संबंध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो एनडीटीवी अंबानी का नाम लेता है। मामले की सुनवाई, देखो सर, चीज़ें तो यही है कि जो न्यूज़ आ रही है वो एनडीटीवी ने बताई होगी, पर उसने अलग तरीके से बताई होगी 72 तीखे चीज़ों के साथ, तभी अनिल अंबानी ने ये चीज़ें कहा हुआ। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने एनडीटीवी से अंबानी के कथित मानहानि समाचार रिपोर्ट के प्रकाशन के खिलाफ अंतरिम, यानी कि बताओ भैया तुमने क्यों किस चीज़ के लिए किया था, है ना, उनको आगे की कार्रवाई के लिए 18 जुलाई निर्धारित कर दी गई है। और ये है कि 2 करोड़ से अधिक हर्जाना लेंगे तो दान कर देंगे। तो ये सिर्फ न्यूज़ जो है निवेशकों को घुमाने के लिए है, इससे कोई भी इफेक्ट शेयरों के अंदर नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये तो मानहानि का दावा है जो एनडीटीवी ने एक लेख चलाया है, कंपनी से कोई संबंधित है इसका। वो तो लेख तो सबको ही पता है ये चीज़ हो रही है, पर यह भी समझाना जरूरी है कि जब बाजार में कुछ होता है तो उसके कुछ ना कुछ मायने होते हैं, है ना। तो ये आप समझ कर चलिए। यहाँ अडानी का नाम आया है तो अडानी के नाम से कुछ लोग उछल जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ उन्हें बैठना है, उन्हें शांत बैठना है, कुछ नहीं करना है।
जब तक के, फिर सुनो, जब तक ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई और सेबी से क्लीन चिट की चीज़ें नहीं आती, कर्जे के बारे में चीज़ें नहीं आती, आप टेंशन में हमेशा रहेंगे इस चीज़ के ऊपर, ये समझना। तो अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाइए। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को हटा दीजिएगा, एक रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।